डॉक्टर रवि चोपड़ा, कमलापन और इस सभागार में मौजूद सभी मित्रों, नीमा वैष्णव ने एक सजा जैसी दी थी, क्योंकि न तो बोलने की तैयारी है, न योग्यता है, न हिम्मत है। शेखर पाठक को तो खैर हम बीमारी से उठा कर लाए थे, तो उनको तो माफ किया जा सकता है। तमाम होता है यहाँ सभी कमता जैसे हमारे भुवन पाठक मेरी हालत ऐसी करती जैसे हाई स्कूल का इम्तहान देने जा रहा हूँ, मालूम ही नहीं है किस विषय पर लिखना है। और ऊपर से इतना सुंदर आपने भाषण सुन लिया प्रोफेसर आनंद कुमार का। ये इच्छा हमेशा बनी रहती है कि प्रोफेसर आनंद कुमार जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। पिछला इनका व्याख्यान में कुमाऊं विश्वविद्यालय में सुना था, और जो भी थे वहाँ माहौल तो कई सालों से खराब हो रहा है उत्तराखंड का। 2017 या 18 की बात, कोरोना से ठीक पहले, और हम इनके विचारों से अवगत थे कुछ, और हमको लगा कि ये कुछ ऐसी बात कहेंगे और कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो माहौल है वहाँ, जो कोई विचारधारा वहाँ आजकल चल रही है, पता नहीं वो आपको झूठ करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन जो बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल सारे वहाँ भक्त संघ में जो लोग थे वो भी पूरी तरह से कन्विंस हो गए। तो उसके बाद मुझे बोलना पड़ रहा था, तो और भी मुश्किल बात है। बहरहाल जो आज इस देश में हो रहा है, जिसको राधा बहन ने भी बड़ा चुनौतीपूर्ण समय बताया है, और आने वाली नस इस देश की राजनीति में रहती है, इसका हम बहुत पहले से हम सोचने लगे थे कि ऐसा होगा जरूर। क्योंकि जब मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो नरसंहार 2002 का हुआ था, खबरें आई रही थी छन छन। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको रोका था, कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, और शायद इसी वक्त उनकी गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी उठी जाती है अगर अडवाणी जी का वरद हस्त उन पर नहीं होता। और जब मोदी जी का नाम फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वाइब्रेंट गुजरात का एक नारा उसका, और पूरा जो कॉर्पोरेट जगत है उनको लगा कि सबसे बेहतर आदमी। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, और अब तो उसको कहते कि हाल ही में आज ही सुबह में एक वीडियो देख रहा था किस तरह आरएसएस ने वो वीडियो वो आंदोलन चलाया था, सब उसी वक्त हो रहा था। मैंने तो उस पर बेकार समाचार में लिखा था उसको, और कुछ पत्रिकाओं ने और छापा है उस पर। और स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली में मेरे से कहा था कि तुमने यार बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल इसी तरह। हालांकि तब कितने अंदर तक आरएसएस उस आंदोलन में घुसा हुआ था ये तो उस वक्त तक मालूम नहीं था, अब जाके धीरे धीरे मालूम हो रहा है। तो प्रशांत भूषण जी ने भी पिछले दिनों कहा कि बहुत बड़ी गलती थी उसमें। तो जब उनका नाम आने लगा कि अब मोदी जी गुजरात के और भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और वाइब्रेंट गुजरात उनका बहुत सफल हुआ, गुजरात मॉडल कॉर्पोरेट उनके पीछे हैं। उस वक्त के सीएजी क्या विनोद रॉय, अब वो चीज़ें भी स्पष्ट हो गई कि कितना बड़ा षड्यंत्र उसके पीछे था, वो सारी चीज़ें भी गलत निकलने लगी। तो उसी दौर में आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीद के साथ हमारे साथ आई थी, और मुझे याद है कि गांधी विद्यापीठ में अहमदाबाद में एक सम्मेलन हो रहा था, तो हमारे कॉमन मित्र हैं रविचंद्र जैन जी इलाहाबाद में, जो पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने हमको 73वें 74वें संविधान संशोधन पर बहुत कुछ बताया है। उनके वजह से ही हम इसको एक अंतिम हथियार
अभी कमला भी कह रही थी कि अंतिम हथियार के रूप में तो उसे देखते हैं कि देश को किस्मत बदलने के लिए उससे कोई प्रभावी हथियार हमारे पास नहीं हो सकता। तो रविकिरण जैन का मेरे पास फोन आया कि आनंद जी को बधाई दी कि नहीं दी, आप बधाई दीजिए, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं गुजरात विद्यापीठ, तो उनको आमंत्रित भी कीजिए कि वो भी वहाँ। तो मैंने आनंद कुमार जी से कहा, और जैसी उनकी आदत है इस वृद्धावस्था में भी अभी मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा स्पीड कम कीजिए, ताकि ये जिंदगी आखिरी पारी स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं तो रुका नहीं जा सकता। तो ये तत्काल अहमदाबाद भी पहुंच गए, वहाँ भी मुझे अपनी बात रखी। और उस वक्त भी हम सोचते थे कि ये गुजरात मॉडल जब पूरे देश में आएगा, ये ऐसा नहीं है कांग्रेस ने, जैसे अभी कमला ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश में कोई गड़बड़ नहीं करी, भ्रष्टाचार की जननी ने, जैसे जेपी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो कांग्रेस ही है, लेकिन उनके उस भ्रष्टाचार में भी कहीं ना कहीं कोई एक सीमा होती थी। और हम जो सारे संघर्षशील लोग हुआ करते थे, हम अगर आंदोलन करते थे तो देर सवेर को सुनते भी थे उस चीज को। लेकिन आज तो स्थितियां ये हो गई है कि आप खाली पत्थर से सिर पटक रहे हैं, पत्थर की दीवारों से। तो तब हमने आनंद कुमार जी को बुलाया था, और अपने कई सारे लोग, बहुत सारे लोग सहमत नहीं हुए, बहुत सारे लोग आज भी सहमत नहीं है कि कैसे ना कैसे बीजेपी को रोकना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी उभरी, और आज इन 9.5-10 सालों में हम देख रहे हैं कि इस लोकतंत्र की हालत आज क्या होगी। अब कुछ करते हुए भी डर लगता है, मतलब कम से कम अब हम खतरा जोखिम जिस स्तर तक का ले सकते थे उसकी कतई गुंजाइश नहीं। एक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सन 2003 में 2003 में एक मुजफ्फरनगर कांड के अपराधी एक IAS अधिकारी थे, अनंत कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया। और अनंत कुमार सिंह ने ये खबर यहाँ नहीं, दिल्ली जाके ब्लैक करी, और उत्तराखंड के सारे अखबारों में छपी। उस वक्त आंदोलनकारी एकदम ठंडे नहीं हुए थे उत्तराखंड के, और पूरे उत्तराखंड में जगह जगह इस आदेश का विरोध हुआ। और तब हमने रुद्रपुर में एक बैठक में हम तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने एक फैसला लिया कि हम इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाकर जलाएंगे, भले परिणाम कुछ भी। तो हमने मतलब इतने बड़े फैसले ले सकते थे, हालांकि हम जानते थे हमारे पीछे रविकिरण जैन है, और कानूनी सहायता हमसे हमें पूरी तरह से मिलेगी जो भी होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे जोखिम भरे निर्णय ले सकते थे। और हमने वो पूरा वो कार्यक्रम हमने लिया। हालांकि उस दिन जो नैनीताल में जो पुलिस लगी हुई थी, ऐसी लगी हुई देखी नहीं, एक परिंदा भी नैनीताल में नहीं बाहर से पर नहीं वहाँ आ सकता था। लेकिन सारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी वहाँ इकट्ठा हुए, और हमको कलिताल डांट कर रोक दिया गया। वही हमारे दिन भर भाषणबाजी हुई। अंतिम जब ये हुआ, उससे पहले असल में ये घटना और हो चुकी थी कि अनंत कुमार सिंह का जो ये फैसला था, जब इसका इतना प्रतिरोध पूरे उत्तराखंड में हो रहा था, और हम लोगों ने कहा था कि हम 3 तारीख को ना, 1 सितंबर को, क्योंकि वो खटीमा कांड की तिथि होती है, तो उस दिन हम जलाएंगे। तो 29 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया। ये एक अद्भुत किस्म का एक जन आंदोलन था, कोर्ट को अपना फैसला वापस लिया। लेकिन हमने कहा ये फैसला ले लिया गया है, और कम से कम जो गलती कोर्ट ने करी दी है उसको माफ नहीं किया जा सकता, और आने वाले और चीज़ों में भी और घटनाओं में भी इसका असर होना चाहिए। और हमने 1 तारीख का वो कार्यक्रम फिर भी हमने उसी तरह से रखा, और उस दिन की ये घटना हुई। लेकिन आज भी उसकी गूंज, जो पुराने लोग सारे वकील को उत्तराखंड में नहीं आ गए। और अभी मुझे बताया कि एक जज साहब किसी को कह रहे थे कि इसी तरह का दबाव चाहिए तभी हमारी कोर्ट की।
कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर सेमिनार भी हो जाते हैं, अब तो वो भी नहीं होते। लेकिन इस तरह से सड़कों पर जाकर चुनौती देना एक न्यायपालिका को, वो अद्भुत किस्म की घटना, अभूतपूर्व घटना। तो मैं कह रहा हूँ आज के इस माहौल में जब हम ये देख रहे थे कि मोदी जी अगर आगे दिल्ली की गद्दी में तो क्या होने वाला है देश में, तो ये हम शुरू से ही बहुत आशंकित थे और हमारी आशंका धीरे धीरे और आज इन 9 साढ़े 9 सालों में तो बहुत ही पुख्ता हो गई। और यहाँ उत्तराखंड को जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ उसका हम पूरा असर देख रहे हैं। पुलवामा की घटना का जिक्र अभी कमला ने किया, इतने सारे लोग, क्योंकि मीडिया जिस तरह से बटा हुआ है, अब तो भले ही बहुत विस्तार हो गया है इसका, जो न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं लोकल, लेकिन वो भी सब सरकारी प्रेस नोट ही छापते हैं, प्रशासन की खबरें छापते हैं, खाने से ले आते हैं, दुर्घटनाएँ उसके बारे में ही लिखते हैं। और क्योंकि उनके लिए भी एक बंधन हो गया। ये अब भी हमारा प्रेस एक्ट जिसकी पर चर्चा भी हो रही थी, शायद अभी आया नहीं, आएगा पार्लियामेंट में। मैं तो उम्मीद कर रहा था ये विशेष सत्र में शायद दिखाएं उसको, कि जिसमें ये सरकार का विरोध करने पर आपको RNA का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में हम जैसे लोग तो पत्रकारिता कर ही नहीं सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो अपने ये डिजिटल मीडिया है, इसको विज्ञापन देने के लिए शर्त लगा दी है कि आप सरकार के विरोध में कुछ नहीं। इसलिए हमारा एक वेबसाइट हमारी है, जब हम उसको अप्लाई करने लगे उत्तराखंड सरकार से मदद मिल जाएगी, तो देखा तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि सरकार के विरोध में कुछ नहीं है। हम उनका ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अखबार निकालें, प्रकाशन करें और उसमें सरकार के विरोध में कुछ नहीं लिखें। तो ये खबरें जो हैं बहुत कम एक जगह से दूसरी जगह आती हैं, लेकिन कोरोना के बारे में अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो बहुत संक्षेप में बताऊं कि एक वहाँ की किशोरी, उसको दो लड़कों ने, उसमें एक मुसलमान था और एक हिंदू था, दोनों ने अगवा करने की कोशिश की। और जहाँ तक अब ये बातें भी खुलकर शायद कमला ने इसका जिक्र नहीं किया, ये लोग तो वहाँ तक मतलब उसकी इंक्वायरी करके भी आए, वो आपसी सहमति जैसी थी, ऐसा कुछ था नहीं। और उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, उसका मामा था। उसने भी इस मामले को आज ज़्यादा दखल देने की कोशिश नहीं करी। उसकी लड़की एक बार जब पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार कर दिया, तो वो लड़का, हिंदू लड़का सीन से बिल्कुल बाहर हो गया और मुसलमान लड़के को लेकर पूरा मतलब उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा और सड़कों पर मतलब उस दिन तो वहाँ इन लोगों ने इतना जोर दिखाया कि लोगों ने जो है हिंदुत्व जो हमारी ताकत है, इन लोगों ने वहाँ तक जाने की कोशिश की। उस वक्त हमारा प्रशासन भी एकदम बहुत ठंडा था, लेकिन फिर उनको कोर्ट की आग जाएगी। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने यहाँ के गवर्नर को पत्र लिखा, कई रिटायर्ड अधिकारियों ने, IAS अधिकारियों ने, IPS अधिकारियों ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। नहीं तो इन लोगों की ताकत, इन लोगों की हिम्मत इतनी बड़ी हुई थी। स्वामी दर्शन सारथी करते हैं, तो इसके माने में होते, लेकिन पिछले 10 साल से वो लगातार यहाँ जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं फेसबुक वगैरह से। मैंने फेसबुक पर शिकायत भी करी उनकी, लेकिन फेसबुक में अच्छी चीज़ें लिखने वाले लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई, स्वामी दर्शन सारथी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं। और वो उत्तराखंड के DGP के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और DGP बड़े सम्मान के साथ उनको बैठाते हैं। तो वो जब ये थोड़ा बहुत पुलिस जब सक्रिय होती है, उनको सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बताया जाता है कि हेट स्पीच वगैरह में तो आपको खुद ही वगैरह उसके किसी मुकदमा करने के लिए आता है कि बिना भी आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब उन लोगों को वहाँ रोक देती है। लेकिन ये घटनाएं कई तरह से पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर होती है। कमलवा काजा में हल्द्वानी के उसमें कुछ दो लोगों का आपसी झगड़ा था, उसमें एक मुसलमान था, तो उस झगड़े को क्या कोई गवाह नहीं और कुछ नहीं, ये रूप दे दिया गया कि ये जो मुसलमान युवक है ये एक गाय के साथ अपराकृतिक में था। कोई प्रमाण नहीं है, कोई
वो नहीं है, और वो शायद पता नहीं अभी जेल में है कि बेल हो गई, मालूम नहीं। तो हम लोगों ने जितना भर सकता भरसक कोशिश की, उसका विरोध किया, लेकिन ये धारा बहुत ताकत के साथ उत्तराखंड में उठती है। तमाम घटनाएं उत्तराखंड में इस तरह से हो रही हैं जहाँ एक पूरा लोकतंत्र हमको लगता है विफल होता दिखाई देता है। पिछले 1 आध साल में जो घटनाएं हुई यहाँ, उनका भी संक्षेप में अगर मैं चित्र करूँ, ये एक तो ये है, और दूसरी ओर तो हमारे मुख्यमंत्री कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, उनके भाव होते हैं, और कांवड़ियों का जो आतंक है वो इस प्रदेश में लगातार बढ़ता जाता है। और दूसरी ओर पिछले साल की कुछ ही घटनाएं, अगर मैं चंद घटनाएं बताऊँ तो एक हेलन में, चमोली जनपद में कुछ महिलाओं को, मंदोदरी देवी और उनके साथ भी कुछ महिलाएं थी, जंगल से घास लाने में उनको पुलिस ने रोक लिया, और अपने एनटीपीसी के जो वो सुरक्षा बल थे, उन लोगों ने उनके घास के गट्ठर छीन लिए, उनको थाने में बैठा दिया और बहुत जुर्माना कर दिया। वहां से हम लोगों ने, वहां भी हम लोगों ने बहुत विरोध किया। मुख्यमंत्री उसके बाद कई बार हम लोग वहां गए, सभाएं करी, और उसी दौर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जोशीमठ आए और एक जगह महाभागवत की पूजा में वो शामिल हुए, लेकिन हेलन के बारे में पूछने भी वो नहीं गए कि क्या घटना। उसके बाद एक दलित युवक की एक सवर्ण लड़की से शादी करने पर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके बाद बेरोजगारों पर जो नौकरी मांगने गए थे, बहुत बुरी तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ देहरादून में। और उसके बाद एक जो घटना जिसने पूरे उत्तराखंड को दहलाया, तो अपने ढंग से, हालांकि उस तरह का विरोध नहीं हुआ, अंकिता नाम की एक लड़की की हत्या कर दी। वो नई उसने कुछ होटल मैनेजमेंट वगैरह का कुछ हॉस्पिटैलिटी का कोई कोर्स किया था और वहाँ रिसेप्शन पर काम करती थी। उसे ये कहा गया कि एक वीवीआईपी आने वाले हैं और तुमको उन्हें विशेष सर्विस देनी। उसने ये विशेष सर्विस देने से इनकार किया और उसको जान से मारकर नदी में, मतलब पूरी सरकार इन तमाम बातों में, जैसे हमारे मोदी जी तमाम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखे रहते हैं, न वो महिला पहलवानों पर जो अत्याचार हुए, जो उनका हुआ, ना उस पर कुछ बोलते हैं, न मणिपुर पर कुछ बोलते हैं। और अभी जो हमारे लोकसभा में जो हुआ कि एक मुस्लिम सांसद को मतलब संसद के अंदर अगर बाहर होता तो अब तक दर्जनों मुकदमे हो गए होते। जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको भद्दी गालियाँ गई, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। कनाडा के प्रधानमंत्री हमारे देश पर इतने लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप है उस बारे में। तो उसी तरह के हमारे मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वो भी इन मामलों में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कोई बात नहीं करते। और जोशीमठ की एक घटना हुई जिसके साथ वो शहर फंस रहा है, कई दिनों तक राष्ट्रीय मीडिया में उस पर छाई रही, उस पर भी। और तो और जो वैज्ञानिक संस्थाएं थी, उनकी जो रिपोर्ट थी, उस पर उनको भी कह दिया कि आप इसको बात नहीं करेंगे, इसके लिए इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो हाईकोर्ट के आदेश पर वो रिपोर्ट बाहर आ रही है, लेकिन लगातार वहाँ कई महीनों तक वहाँ आंदोलन, वहाँ धरने चलते रहे, और वो शहर अभी भी जो वो धंस रहा है, कब खत्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं हिमाचल में जिस तरह से ये क्लाइमेट चेंज के साथ आपदाएं आ रही हैं, तो वो तो बहुत बुरी तरह से स्थिति है। तो लोकतंत्र का पूरी तरह से ह्रास हम केंद्र के स्तर पर भी देख रहे हैं, राज्य के स्तर पर भी देख रहे हैं। और ऐसे में जैसे कमला ने कहा, हम लोगों का ये कोशिश होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये कोशिश हो रही है, हम लोग भी एक हिस्से हैं उसके। क्योंकि इस पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके भाजपा और उसके आनुषंगिक जितने संगठन हैं, उनको कैसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, कैसे उनको सत्ता से बाहर किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है। कभी लोग कहते हैं कांग्रेस ने, और हम भी मानते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों तक तो हमारी लड़ाई कांग्रेस से ही होती रही, कांग्रेस ने भी वही किया और वास्तव में कांग्रेस ने किया।
लेकिन हमको एक इस स्थिति में तो कम से कम आना पड़ेगा कि हम अपनी लड़ाई के लिए जमीन तैयार करें, ताकि फिर अगर कोई भी हो, क्योंकि जब हमने नैनीताल समाचार निकाला था 1977 में, और मुझे याद है उसके पहले उनका जो संपादकीय था उसका शीर्षक था दूसरी आज़ादी, और उन्होंने लिखा था कि नेहरू राजवंश से भारत को छुटकारा मिल गया। लेकिन क्या हुआ, जनता पार्टी का वो अपने राजघाट में कसम खाकर दोनों आए, अपने आपस में भिड़ते रहे और आखिर में इंदिरा गांधी को वापस ले आए। तब से हमारी लड़ाइयाँ कांग्रेस के साथ होती रही हैं, लेकिन कम से कम लड़ने के लिए कुछ गुंजाइश तो थी। आज तो आप महीनों आप आंदोलन कर लीजिए, जैसे जोशीमठ में हुआ, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आप कितने दिन वहाँ जंतर मंतर में बैठ जाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। तो ये पूरी तरह से गवर्नेंस, जो पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल हो गया है, इसको भी हमको खत्म करना है। और जो जहर जो फैल गया है, वो जहर आगामी अनेक सालों तक मुझे लगता है कि भाजपा के बाहर जाने के बाद भी वो जहर तो अगले 25-50 साल तक वो रहेगा ही। उसको साफ करना और बड़ी चुनौती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बोलने की गुंजाइश भी जरूरत नहीं थी। मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करना चाहता हूँ। और सरला बहन को, जिन्होंने विदेशी होने के बावजूद यहाँ के लोगों पे प्रेरित की, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में न सिर्फ उनको जेल में, बल्कि उनको देखते ही गोली मारने का आदेश तक जो दे दिया गया, जो उसके बाद जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ की पहाड़ में महिला, बिल्कुल पहाड़ की महिलाओं की तरह से जिंदगी बिताई, और एक पीढ़ी को लगातार पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। तो सरला बहन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राधा दीदी को भी ये धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए भी आज उन्होंने इतने सारे लोग इकट्ठा कर दिए परेशानी में। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।